3 मैकेनिज़्म्स हैं जिसके ज़रिए ऐसे लोगों को, जो आप कैटेगरीज़ बताई, किसान हैं, गरीब हैं, छोटे-छोटे घर बनाए हैं, पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, 1950 के रहने वाले हैं, 60-70 के उनके कब्ज़े हैं एटसेट्रा। तो 3 मैकेनिज़्म्स हैं जिन मैकेनिज़्म्स के चलते इन ऐसे लोगों को, ऐसे बोना फाइड ऑक्यूपायर्स ऑफ स्टेट लैंड्स को मालिकाना हक दिए जा सकते हैं। सबसे पहला अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट है। सब वो कि आप अपने तहसील ऑफिसेज़ जाइए, आप अपने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिसेज़ में जाइए, उन्हें कहिए कि ये देखिए 57-58 की गिरदावरी, हमें एलबी 6 एस 432 के तहत इस ज़मीन के मालिकाना हक दीजिए, हमें एनक्रोचर मत ट्रीट कीजिए। उन्हें कहिए कि आप जाइए डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में और कहिए कि सेक्शन 3 एन अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के चलते मैं प्रोस्पेक्टिव ओनर हूँ, 71 की मेरी गिरदावरी ये है, उसके बाद की गिरदावरियाँ ये हैं, आप मुझे मालिकाना हक दीजिए ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 3N ऑफ द एक्ट। फिर में तो 182 कनाल से ज़्यादा जिस व्यक्ति के पास भी ज़मीन थी वो सरकारी ज़मीन बन गई। तो वो जो ज़्यादा ज़मीन बनी उस पे काश्तकार टिलर्स बैठे हुए थे। तो सेक्शन 3N जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की है, 56, 57, 58 की उनके पास गिरदावरीज हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑर्डर LB 6 कहता है कि जिसके पास 57-58 की गिरदावरी है, यानी 57-58 तक जो सरकारी जमीन पे व्यक्ति बैठा हुआ था, उसे टेनेंट एट विल का स्टेटस मिल जाएगा। 71 के बाद के जिनके कब्जे हैं, वो मार्च 1971 का एक डिटेल्ड ऑर्डर आया था, सीएम गाइडलाइंस के नाम से उसे कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑर्डर था, जिसमें 48 कनाल की अपर सीलिंग लिमिट तक स्टेट लैंड अगर आपके ऑक्यूपेशन में है और अगर आप कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आपको मालिकाना हक मिल जाएंगे। तो ऐसे आप जम्मू सांबा कठुआ एरिया के बॉर्डर बेल्ट के खासकर और एरियाज में ऐसे हजारों की संख्या में आप लोग देख लेंगे जो इस तरीके से प्रोस्पेक्टिव ओनर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो एनक्रोचर्स नहीं है। सरकार उन्हें एनक्रोचर्स इस समय ट्रीट कर रही है, लेकिन कानून की नासमझी के कारण, कानून की गलत एप्लीकेशन के कारण ऐसा हो रहा है। कवर वो नहीं होता जो लैंड जिहाद करने आया था 1990, 1992, 93, 97, 98 के बाद। यहाँ फारूक अब्दुल्ला ने जो ऑर्डर निकाला कि एक मुस्लिम कॉलोनी स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे ज़मीन शिनाख्त की जाए, वहाँ बैठा दिया जाए, वो कवर नहीं होंगे। तो आपको देखिएगा बठिंडी में बहुत बहुत बड़े बंगले बने हैं आपके एक्स चीफ मिनिस्टर्स के। एक्स चीफ मिनिस्टर में NC, PDP, कांग्रेस तीनों के इसमें शामिल कर रहा हूँ, उनको तोड़ा जाना चाहिए। और जो मंत्री, दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट। और उसके बाद फिर आप तमाम जो इलीगल एनक्रोचमेंट से उन्हें हटाइए। रेवेन्यू सेक्रेटरी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें स्टेट लैंड और काचराई लैंड को 31 जनवरी तक खाली करवाना है और इसकी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है। इसके बाद शहर में बुलडोजर कहां कहां पर चलेगा, इसको लेकर लोगों में कई सवाल हैं और धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस ऑर्डर का और कौन कौन लोग जो हैं वो इससे प्रभावित होंगे, ये सब जानने के लिए मेरे साथ इस समय मौजूद है एडवोकेट अंकुर शर्मा, जो कि एकजुट पार्टी के प्रधान भी हैं और इन मसलों पर काफ़ी ज़्यादा पकड़ भी रखते हैं। अंकुर जी, ये जो आदेश आया है कि ये जो 2 कैटेगरीज ऑफ लैंड है इन्हें इविक्ट करवाया जाए, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बुलडोज़र कहाँ कहाँ चलेगा इसके बाद? देखिए, आदेश तो स्वागत योग्य है, लेकिन समस्या ये है कि इस आदेश से पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बहुत शरारतें कर चुकी है। वो शरारतें क्या हैं कि वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ गए, रोशनी वाली, तो सरकार ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये आश्वासन दे दिया कि जो लोग अपील में आए हैं उनके खिलाफ कोई हम कार्रवाई नहीं करेंगे, और रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में ताकि इस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन को स्टॉल किया जा सके। और रिव्यू में एप्लीकेशन दे के ये कह दिया कि जो एनसर्कलमेंट जम्मू के अराउंड हुई है, जो डेमोग्राफिक असॉल्ट जम्मू के अराउंड हुआ है, केवल उसी को हम रेगुलराइज करना चाहते हैं। ये इन शब्दों में नहीं कहा, लेकिन जो सार है, जो कानूनी दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आपको यही समझ आएगा। तो देखने वाली बात होगी कि सबसे पहले इस आदेश का क्रियान्वयन कितनी सीरियसनेस से होगा। 31 जनवरी 2023 तक की डेडलाइन फिक्स की गई है। मुझे इम्प्रैक्टिकल लगती है जिस तरीके से ग्राउंड पे कार्रवाई दिख रही है, बट लेट अस सी, अगर इन्होंने एक आदेश निकाला है, केवल दिखावे के लिए नहीं निकाला है, तो लेट अस सी कि किस तरीके से आगे चलता है। लेकिन इस आदेश के साथ साथ इन्हें अपनी रोशनी केस में फाइल की गई रिव्यू पिटीशन को भी विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक आधारहीन रिव्यू पिटीशन है। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने जो रिव्यू पिटीशन फाइल की है, वो जो नए लैंड ग्रांट रूल्स आए हैं उसके चलते रिडंडेंट हो गई हैं, इन्फ्रक्चुअस हो गई हैं। तो सही तो यही है कि बुलडोज़र वाला सवाल तो आपको रेवेन्यू सेक्रेटरी, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, जिनके घर फॉरेस्ट लैंड्स पे हैं, स्टेट लैंड्स पे हैं, कब्जाई हुई ज़मीनों पे हैं। अपने ऑफिस का दुरुपयोग करके उन्होंने बहुत सारा यहाँ का ज़मीन जो है उसका कबाड़ा किया है। और आप देखते हैं जंगलात पे कब्जे हैं, रिवर बेड्स पे कब्जे हैं, स्टेट लैंड्स पे एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से धर्म विशेष के कब्जे करवाए गए हैं।
तो इस पृष्ठभूमि में समस्या विकट है, समस्या बड़ी है, समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक असॉल्ट जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी इस समस्या के बारे में सरकार को बहुत बार चेता चुकी है। अनफॉर्चुनेट है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द इशू के चलते और पॉलिटिकली करेक्ट रहने के चलते या मुस्लिम अपीसमेंट के चलते जम्मू कश्मीर में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती रही इंक्लूडिंग बीजेपी, उसके चलते इन गूढ़ समस्याओं पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हम डट के खड़े हैं, कोर्ट में भी खड़े हैं और समाज में भी खड़े हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इस संबंध में सरकार पे पूरा प्रेशर बना के रखेंगे कि 1990 के बाद खासकर जितनी इंक्रोचमेंट्स हुई हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, जो एनसर्कलमेंट्स हुई हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, हमारी जंगलात की ज़मीन हो, हमारी रिवर बेड्स हों, हमारी और स्टेट लैंड्स हों, जिन्हें भी इलीगली और अनऑथोराइज्ड तरीके से ऑक्यूपाई किया गया है, तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अंकुर जी, बहुत से लोगों का ये कहना है कि इस आदेश से आम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, जो कि गरीब लोग हैं और लंबे समय से वो इस स्टेट लैंड पर अपना घर बनाकर रह रहे हैं, 40-40 साल हो चुके हैं, अब उनके घर को तोड़ा जाएगा। तो इस सब को आप कैसे देखते हैं कि क्या वाकई में उनका भी नुकसान होगा? देखिए, 3 मैकेनिज़्म्स हैं जिसके ज़रिए ऐसे लोगों को, जो आप कैटेगरीज बताई, किसान हैं, गरीब हैं, छोटे-छोटे घर बनाए हैं, पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, 1950 के रहने वाले हैं, 60-70 के उनके कब्ज़े हैं एटसेट्रा। तो 3 मैकेनिज़म्स हैं जिन मैकेनिज़म्स के चलते इन ऐसे लोगों को, ऐसे बोनाफाइड ऑक्यूपायर्स ऑफ स्टेट लैंड्स को मालिकाना हक दिए जा सकते हैं। सबसे पहला अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट है। सब जानते हैं, मैं बड़ी सादा भाषा में बात करना चाहूँगा, सब जानते हैं कि खात्मा चाकदारी जब इंट्रोड्यूस हुआ, बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट 1950 के करीब जब इंट्रोड्यूस हुआ जम्मू कश्मीर में, तो 182 कनाल से ज़्यादा जिस व्यक्ति के पास भी ज़मीन थी वो सरकारी ज़मीन बन गई। तो वो जो ज़्यादा ज़मीन बनी उस पे काश्तकार टिलर्स बैठे हुए थे। तो सेक्शन 3N जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की है वो ऐसे टिलर्स का राइट डिटरमिन करती है और ये कहती है कि ऐसे टिलर्स को जो स्टेट लैंड पे बैठे हुए हैं उन्हें अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत मालिकाना हक मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली सरकार ने सेक्शन 4 इन्वोक करके उसे स्टेट लैंड तो घोषित कर दिया क्योंकि सीलिंग लिमिट से ज़्यादा थी, लेकिन उसके ऊपर बैठा हुआ जो व्यक्ति था उसे मालिक घोषित नहीं किया और कानून कहता है कि उसी समय आपको मालिक घोषित करना है। तो ऐसे आप जम्मू सांबा कठुआ एरिया के बॉर्डर बेल्ट के खासकर या और एरियाज में ऐसे हज़ारों की संख्या में आप लोग देख लेंगे जो इस तरीके से प्रोस्पेक्टिव ओनर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो एनक्रोचर्स नहीं है। सरकार उन्हें एनक्रोचर्स इस समय ट्रीट कर रही है, लेकिन कानून की नासमझी के कारण, कानून की गलत एप्लीकेशन के कारण ऐसा हो रहा है। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से सरकार से भी यही है कि आप सेक्शन 3N ऑफ द एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट देखिए। आप देखिए कि कौन लोग खात्मा चाकदारी के चलते स्टेट लैंड पे टिलर की कैपेसिटी में हो गए थे। हजारों की संख्या में लोग दिखेंगे, आप उनको ओनरशिप राइट्स दीजिए। दूसरा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 56, 57, 58 तक स्टेट लैंड्स पे बैठे थे, यानी 56, 57, 58 की उनके पास गिरदावरीज हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑर्डर LB 6 कहता है कि जिसके पास 57, 58 की गिरदावरी है, यानी 57, 58 तक जो सरकारी जमीन पे व्यक्ति बैठा हुआ था, उसे टेनेंट एट विल का स्टेटस मिल जाएगा और टेनेंट एट विल का स्टेटस पाया हुआ व्यक्ति गवर्नमेंट ऑर्डर S 432 के तहत मालिकाना हक प्राप्त करने की कैपेसिटी रखता है। तो ऐसे भी हजारों की संख्या में हमारे यहाँ पुराने जो अपने एबोरिजिनल्स जम्मू संभाग के रहने वाले लोग हैं, जो हजारों की संख्या में कवर हो जाएंगे। जो इन 2 कैटेगरीज में नहीं फंसते, 71 के बाद के जिनके कब्जे हैं, वो मार्च 1971 का एक डिटेल्ड ऑर्डर आया था, CM गाइडलाइंस के नाम से उसे कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑर्डर था, जिसमें 48 कनाल की अपर सीलिंग लिमिट तक स्टेट लैंड अगर आपके ऑक्यूपेशन में है और अगर आप कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आपको मालिकाना हक मिल जाएंगे। तो 99% ऑफ द इंडिविजुअल्स जिन्हें आप गरीब कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, घर बनाने वाले कह रहे हैं, वो इन कैटेगरीज में कवर हो जाते हैं। अब देखिए, कवर कौन नहीं होता है? कवर वो नहीं होता जो लैंड जिहाद करने आया था 1990, 1992, 93, 97, 98 के बाद। यहाँ फारूक अब्दुल्ला ने जो ऑर्डर निकाला कि एक मुस्लिम कॉलोनी इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे ज़मीन शिनाख्त की जाए, वहाँ बैठा दिया जाए, वो कवर नहीं होंगे। कवर कौन नहीं होंगे? न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स छपी थी, अपने ट्विटर हैंडल पे हमने 1-1.5 वर्ष पहले पब्लिक किया था, एक्सक्लूसिवली मुस्लिम कॉलोनी और स्टेट लैंड्स पे। वहाँ पे जो छोटे छोटे प्लॉट काट के लैंड माफिया ने बनाए हैं और लोगों को बसाया है, ये 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, 2004, 5, 6, 7, और एक्सक्लूसिव एडवर्टीजमेंट देके कि केवल मुसलमानों के लिए। रिवर बेड्स पे जो लोग बैठे हैं, जो लोग फॉरेस्ट लैंड्स पे बैठे हैं, देखिए कौन है। ऐसे ही लोगों के लिए रोशनी कानून लाया गया था, हमारे अपने यहाँ के लोगों के लिए जो पुराने बोनाफाइडी यहाँ पे यूजर्स हैं स्टेट लैंड के, और अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के तहत प्रोस्पेक्टिव ओनर्स हैं, उनको तो रोशनी कानून की जरूरत ही नहीं थी। ये केवल एंटैंगल किया गया ताकि
ये आधार लेके कि देखिए कितने सारे किसान हैं, हम इनके नाम पे भी रेगुलराइज कर दें, यानी लैंड जिहाद को, डेमोग्राफिक असॉल्ट को, जम्मू के इस्लामीकरण को, हिमालय के इस्लामीकरण को, सनातन के इस्लामीकरण को आगे फैसिलिटेट कर दे। तो इस शरारत को हमें समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी हो, एलजी हो, होम मिनिस्टर हो, क्योंकि डायरेक्ट इस समय जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री से चल रही है। किसी भी यूटी का केंद्र शासित प्रदेश होने का मतलब ही यही है। तो वो इन विषयों पे ध्यान दे, अन्यथा कोर्ट के दरवाजे लोगों के लिए खुले हैं। मैं निवेदन करता हूं आपके माध्यम से भी ऐसे लोगों को कि आप अपने तहसील ऑफिस जाइए, आप अपने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाइए, उन्हें कहिए कि ये देखिए 57-58 की गिरदावरी, हमें LB 6 एस 432 के तहत इस जमीन के मालिकाना हक दीजिए, हमें एनक्रोचर मत ट्रीट कीजिए। उन्हें कहिए कि आप जाइए डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में और कहिए कि सेक्शन 3N एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के चलते मैं प्रोस्पेक्टिव ओनर हूं, 71 की मेरी गिरदावरी ये है, उसके बाद की गिरदावरियां ये हैं, आप मुझे मालिकाना हक दीजिए ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 3N ऑफ द एक्ट। तो बाकी नहीं अगर कोई मानता है तो फिर मुझे लगता है कि कोर्ट का अंततः मैं कहूंगा एज ए लास्ट रिजॉर्ट कोर्ट्स के दरवाजे खुले हैं। कोर्ट्स ने बहुत सारे ऐसे केसेस में इंटरवीन किया है, प्रोटेक्शंस ग्रांट की हैं। कोर्ट में केस मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए इसी आधारों पे होता है, और बहुत सारे केस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पेंडिंग भी हैं इस नेचर के, तो वो आए। मुझे लगता है कि इसी तरीके से इस चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा पे जो खतरा है, उस खतरे की सीरियसनेस को समझते हुए सरकार को इस आदेश को बहुत स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो प्रोस्पेक्टिव ओनर्स हैं, जो एनक्रोचर्स नहीं हैं, हाँ, आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर आपने गलत एंट्री की है कि ओनरशिप कॉलम में सिर्फ स्टेट लिखा है और सेक्शन 8 अप्लाई करके आपने ओनरशिप उसके टेनेंट को नहीं दी है, तो आप उसे एनक्रोचर तो नहीं कहेंगे। दे आर प्रोस्पेक्टिव ओनर्स अंडर सबसेक्शन 14 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट, तो उसके तहत आप उनको दीजिए। तो दिस इज हाउ यू डिस्टिंग्विश, और इस तरीके से आप यहाँ पे गरीब किसान का भी भला करेंगे, किसी को खतरा भी नहीं होगा, और कानून के दृष्टिकोण से करेंगे। ऐसा नहीं कि तरस खा के आपने किसी पे कर दिया, उनका कानूनी हक है, वो तरस के आपके हकदार नहीं है, उनका ये कानूनी हक है विच यू कैन नॉट डिनाई। तो इसी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को गुमराह करने में लगी हुई हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, देखिए आपके घर तोड़ दिए जाएंगे, सियासत जमकर हो रही है। आज सड़कों पर केवल एक ही मसला है कि बुलडोजर चलने वाला है। तो क्या लोग जो है वो वाकई में अज्ञानता के चलते जो है वो मिसलीड हो रहे हैं? नहीं, देखिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने इस लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक असॉल्ट के प्रोसेस को फैसिलिटेट किया है, इंक्लूडिंग बीजेपी। और ये जंगलात की जो ज़मीन है, जो फॉरेस्ट मैंने जैसे कहा, और रिवर बेड्स पे जो इलीगल सेटलमेंट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए सामने आए हैं। ये उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए सामने आए हैं जो 90 के दशक के बाद एक सुनियोजित ढंग से, एक षड्यंत्र के तहत यहाँ पे जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए बसाए गए थे। मैंने कहा कि बाकी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, और अगर सपोज कुछ एजिटेट करना भी है तो कानून को आधार बना के अपने आप को, स्वयं को प्रोस्पेक्टिव ओनर साबित करके आप सरकार के सामने रखिए। तो इसीलिए डर जो सड़कों पे आपको दिख रहा है, वो ऐसे ही लोगों का दिख रहा है जो देश के खिलाफ षड्यंत्र, जम्मू के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल थे, और जो नहीं चाहते कि हमारे फॉरेस्ट लैंड्स से एनक्रोचमेंट्स हटें, हमारी रिवर बेड्स से एनक्रोचमेंट्स हटें, हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अराउंड जो बहुत ख़तरनाक तरीके से एक धर्म विशेष को बसाया गया है, रोहिंग्याज और बांग्लादेशी बाहरियों को भी इम्पोर्ट करके वो हटे, वो ये नहीं चाहते कि वो हटे, ये उसके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को कड़ा एक्शन इस संबंध में लेना चाहिए। लेकिन सरकार भी अनफॉर्चुनेटली 3 भाषाओं में बात करती है। सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार की एक भाषा है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में सरकार की दूसरी भाषा है, जब आदेश निकालते हैं तो तीसरी भाषा है। एवरीथिंग इज इन अ डिसअरे। कुछ बहुत बड़े बड़े नाम है इसमें, क्या उनकी जो इलीगल एनक्रोचमेंट है वो रिमूव हो पाएगी? 100% मैं यही कह रहा हूँ कि पहली प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया था तो आदेश में यही कहा था कि सबसे पहले आप पॉलिटिशियंस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, जो ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके सरकारी ज़मीनों को हड़पा है, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो आपको दिखेगा बठिंडी में बहुत बहुत बड़े बंगले बने हैं आपके एक्स चीफ मिनिस्टर्स के। एक्स चीफ मिनिस्टर में NC, PDP, कांग्रेस तीनों के इसमें शामिल कर रहा हूँ, उनको तोड़ा जाना चाहिए। और जो मंत्री, दैट इज हाउ यू स्टार्ट। और उसके बाद फिर आप तमाम जो इलीगल एनक्रोचमेंट से उन्हें हटाइए। तो यही हम सरकार से भी अपेक्षा करते हैं, डिमांड करते हैं कि ताकतवर लोगों से शुरुआत की जाए, और फिर उसके बाद
तो आपकी फॉरेस्ट लैंड्स हो, रिवर बेड्स हो, स्टेट लैंड्स हो, जो इलीगली एनक्रोच्ड है, गलत तरीके से एनक्रोच्ड है, उन्हें हटाया जाए। आप यहाँ वेव मॉल के ऑपोजिट से लेके नीचे गुरुद्वारा तक का एरिया सारा देख लीजिए, एवरीथिंग इज एनक्रोच्ड एंड इलीगली एनक्रोच्ड, और अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है जिसे एनक्रोच किया गया है और एक षड्यंत्र के तहत बड़े बड़े शोरूम्स बने हैं वहाँ। शोरूम्स हैं। और देखिए जहाँ पे ओवरग्राउंड वर्कर्स की प्रोडक्शन फैक्ट्रीज आपको जम्मू संभाग के बहुत सारे एरियाज में दिख जाएंगी। तो आप, मैंने ये कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ भी मसला है, मामला है। आपकी पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन प्रोस्पेक्टिव ऑनर्स को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करें। देखिए वो तो कानून तो यही कहेगा ना, जो प्रोस्पेक्टिव ओनर्स हैं, जो एनक्रोचर्स नहीं हैं, जो अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की सेक्शन 3N के तहत मालिकाना हक प्राप्त करने को क्वालिफाई करते हैं, जो LB 6 के तहत क्वालिफाई करते हैं, व्हाई शुड यू ट्रीट देम एज एनक्रोचर्स? पहले तो आप, यू फेल्ड इन योर ड्यूटी कि आप उनको मालिकाना हक आज से 40 साल 30 साल पहले ही दे दें। सो एक बार फेल हो गए और अब आप उनको प्रताड़ित करेंगे, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इस संबंध में स्वयं हमने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कितनी पिटीशंस फाइल की हैं और कोर्ट्स ने प्रोटेक्शंस ग्रांट की हैं। तो यानी आधारहीन बात नहीं है, कानून सम्मत बात है। और ये सारे ऐसे लोग हैं जो 40-40 साल से, 50-50 साल से, 70-70 साल से इन ज़मीनों पे टिलर की कैपेसिटी में बैठे हुए हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो हज़ारों की संख्या या लाखों को टच करेगी, वो इसी कैटेगरी की है। इन लोगों को पहले अपने जो कंसर्न DC ऑफिस है वहां पर जाना चाहिए, और अगर वहां पर बात नहीं बनती है तो फिर कोर्ट का रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहिए। 100% कोर्ट का तो लास्ट रिजॉर्ट ही होना चाहिए। ये जो कुछ चीज़ें मैंने बताई, इसको सुन के वो अपने तहसीलदार से बात कर सकते हैं, अपने डिप्टी कमिश्नर से बात कर सकते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि इन्हें बात समझ नहीं आ रही है तो फिर अंत में मुझे लगता है कि कोर्ट का रास्ता उन्हें अपनाना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर यहाँ अंकुश शर्मा का कहना है कि जो लोग इन ज़मीनों पर बैठे हैं, जिन्होंने कई सालों से अपने घर आशियाने वहाँ पर बनाकर रखे हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने मामले को सही तरीके से प्रोजेक्ट करना है कंसर्न DC या फिर तहसीलदार के सामने, और अगर वहाँ पर बात नहीं मानी जाती है तो कोर्ट का रास्ता जो है वो भी उनके लिए खुला है। और अगर कार्रवाई इस आदेश के तहत होती है तो सबसे पहले उन लोगों पर हो जिन्होंने बड़ी बड़ी ज़मीनें हथियाई हैं और बड़ी बड़ी पोजीशंस पर रहकर सियासी पोजीशंस का मिसयूज़ करके खुद के और अपने रिश्तेदारों के घर जो है वो स्टेट लैंड पर बनाए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि कार्रवाई ज़रूर हो और उन लोगों से शुरुआत हो जो लोग सबसे ज़्यादा कसूरवार हैं और सबसे बड़े एनक्रोचर्स हैं, और जो लोग बेकसूर हैं, जो मालिकाना हक रखने के हकदार हैं, उन्हें हक मिले और उन्हें परेशान ना किया जाए। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।